Welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Myself Pankaj Jha, BTech in Electronics and Instrumentation from Shastra University and HOD of Physics in Pathshala, IIT JEE and Medical near Chhata Chowk. हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस किया था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लाइट के नेचर के बारे में। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एयर में उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। साथ ही किसी भी मीडियम में अगर लाइट का स्पीड पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है v = न्यू लैम्डा। यहाँ v स्पीड ऑफ लाइट है इन द गिवन मीडियम, न्यू फ्रीक्वेंसी है लाइट का और लैम्डा वेवलेंथ है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होगा, जबकि वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों के डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे रेडिएशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आते हैं। लाइक यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, हम लोग जानते हैं कि सन से भी आता है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव्स, जिससे हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविज़न कम्युनिकेशन या जितने भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो सब रेडियो वेव्स के थ्रू ही होते हैं। इंफ्रारेड रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट जब गर्म होता है रेडिएशन के कारण तो वो केवल और केवल इंफ्रारेड रेज के कारण ही होता है, और ये इंफ्रारेड रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। नेक्स्ट है विजिबल रेज, जो हम लोग देख पाते हैं, जैसे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो। ये जो विजिबल कलर्स हैं लाइट के, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आते हैं। फिर एक्सरे, आप सभी को पता है मेडिकल पर्पस में एक्सरेज का बहुत यूज होता है। कभी अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी पेशेंट का, तो वहाँ पे उस फ्रैक्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक्सरेज का यूज करते हैं। कई जगह इंडस्ट्रीज में भी एक्सरेज का यूज होता है फॉर फाइंडिंग द क्रैक्स इन द टूल्स। तो इस तरीके से ये कई सारे टाइप्स के रेडिएशंस हैं जो कि सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही जो रेडिएशन आपको यहाँ पे दिख रहा है यही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसके अलावा भी कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जैसे गामा रेज इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। तो गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग डेली लाइफ में जानते हैं पहले से, भले ही हमें पता हो या नहीं हो कि ये किस टाइप का रेडिएशन है, लेकिन ये सब रेज के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। तो आज हम लोग ये जान गए हैं कि ये सारे रेडिएशंस कैसे रेडिएशन है। तो ये सारे रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमारा ओवर हो गया तो अब हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दे आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपको याद भी करना है क्योंकि एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये आप देख रहे हैं, और ये जिस पॉइंट पे सरफेस पे फॉल किया, इस पॉइंट पे जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। यू कैन सी इट हियर। और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। सो दिस इज इंसिडेंट रे
दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये तीनों ही लाइन एक प्लेन में लाई करेगा। तो जो ये प्लेन आपको दिख रहा है, लाइक द स्क्रीन इज राइट नाउ माई प्लेन, तो इसी स्क्रीन के प्लेन में इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ और भी आसान है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो लाइन, जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। दो लॉ है। पहला लॉ है कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू रेगुलर सरफेस। बहुत ही आसान है, हर जगह मिल जाएगा आपको कि अगर कोई एकदम कंप्लीट स्मूथ सरफेस हो, लाइक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में, ये कंप्लीट स्मूथ सरफेस है और इस पे अगर कोई पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑल्सो बी पैरेलल। यही है रिफ्लेक्शन थ्रू रेगुलर सरफेस। इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इंसिडेंट रेज है हमारे जो कि आपस में पैरेलल है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये भी आपस में पैरेलल है। ऐसा तभी होगा जब हमारा सरफेस एकदम रेगुलर होगा, एकदम स्मूथ होगा। क्या होगा गाइस जब हमारा सरफेस इरेगुलर है, रफ है? तो ऐसे कंडीशन में मेरा इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है भी तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इरेगुलर सरफेस होने के कारण यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी इरेगुलर ही होगा। आप देख सकते हैं ये और ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये इरेगुलर है। इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस या पैटर्न नहीं है। ऐसे कंडीशन में कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जब रिफ्लेक्शन मेरा इरेगुलर हो तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। सो इट इज रिटन हियर फॉर एन इरेगुलर सरफेस इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल it is not necessary that reflected rays will also be parallel। तो अगर irregular surface पे incident ray parallel है भी तो भी reflected ray parallel हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गाइस ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोग पहले भी इसको पढ़े होंगे। आज इस लेक्चर में भी हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हमारा एक क्वेश्चन है कि हम लोग एक प्लेन वॉल पे अपना इमेज क्यों नहीं देख पाते हैं जबकि हम लोग एक मिरर में अपने इमेज को आसानी से देख लेते हैं। तो गाइस इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर है कि अगर हम किसी दीवार को बहुत बारीकी से देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो उसमें कई सारे पोर्स होते हैं और वो सरफेस स्मूथ ना होते हुए इरेगुलर होता है। हमारे घर का वॉल या कितना भी आप उसको स्मूथ बनाने की कोशिश करें, लेकिन जब उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखते हैं तो वो सरफेस कहीं ना कहीं इरेगुलर होता है। और सरफेस चूंकि इरेगुलर है इसलिए रिफ्लेक्शन भी इरेगुलर ही होगा, और जब रिफ्लेक्शन इरेगुलर होगा तो फिर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई द इमेज डज नॉट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द इमेज फॉर्म। अगर कभी इमेज बनेगा तो किस जगह पे बनेगा, क्या कंडीशन है इमेज के बनने का? तो इसका आंसर है द इमेज इज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू इंसिडेंट रेज मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन।
इमेज उस पॉइंट पे बनेगा जहां एटलीस्ट दो या उससे ज्यादा भी रे आप लेके रिफ्लेक्टेड रे, जब इमेज उस जगह पे बनेगा जब आप दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे को एक्चुअल में मीट करा पाए। अगर एक्चुअल में नहीं मीट कर रहा है और अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट का मतलब होता है कि उसे पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करके देखें, और अगर उसमें कहीं मीट कर रहा है तो उसे अपीयर्स टू मीट कहते हैं। इन दोनों कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें साफ मेरा इंटेंशन ये है बताने का कि एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रे को आप इंटरसेक्ट कराने का कोशिश करें। जिस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखलाएंगे। जैसे पहला एक एग्जांपल होगा फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। एक रियल इमेज का फॉर्मेशन अभी हम लोग करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम रियल इमेज कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज कैसे है। तो यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के टिप से दो इंसिडेंट रे आया, ये आया और ये मेरा इसका रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां से भी एक इंसिडेंट रे आया और ये भी रिफ्लेक्ट यहां किया। तो दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट। तो इसलिए इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये एक्चुअल में मीट हुआ इसलिए यहां पे रियल इमेज बनेगा। तो हमारा टॉपिक भी था फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, एंड व्हाट इज द आंसर? व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट इन एक्चुअल, अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट करे तब जाके रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वही चीज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरा एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट किया, इसलिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाया। और इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। सो हाउ द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म? तो इसका आंसर है व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट। एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि ये मीट कर रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद तब हम लोग कहेंगे कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। आइए इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें ये एक इंसिडेंट रे है और इसका ये रिफ्लेक्टेड रे है। उसी तरीके से ये दूसरा एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है उसका। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आगे बढ़ने के साथ बढ़ते ही जा रहा है। तो इसलिए आगे जाके ये कभी भी मीट करेगा ऐसा पॉसिबिलिटी इस दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के लिए नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सटेंडेड रेज हो गया इस रिफ्लेक्टेड रे का, और ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सटेंडेड लाइन हो गया इस रिफ्लेक्टेड रे का। तो if we extend these two lines, we can see that these two lines intersect at this point. So that's why we can say that the image will form at this point. But चूंकि ये appears to meet है, इसलिए हम लोग यहाँ पे conclude कर सकते हैं कि image will be virtual. तो इस कंडीशन में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से एक चीज और कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि व्हेन डज रियल इमेज फॉर्म? तो रियल इमेज तब फॉर्म करेगा जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करेगा। व्हेन डज वर्चुअल इमेज फॉर्म? तो वर्चुअल इमेज तब फॉर्म करेगा जब रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट होगा। तो अपीयर्स टू मीट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। एक्चुअल में मीट करेगा तो फिर रियल इमेज इज फॉर्म। और कहां पे फॉर्म करेगा? तो आप दो रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करके देखिए, जिस पॉइंट पे मीट करेगा या अपीयर्स टू मीट करेगा उस पॉइंट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर के थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।